हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रगति। आज फिर से आपके साथ हूँ। होप सो आप सब अच्छे होंगे और रेगुलर वे में एक्सरसाइज कर रहे होंगे। गाइस, आज मेरा टॉपिक है एवियन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। जी हाँ, एवियन में हमेशा हमें हिप की जब परेशानी होने लग जाती है तो इसमें पेशेंट को काफ़ी सारी दिक्कतें होने लगती है। वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर एवियन क्या होता है और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है पेशेंट को होने लगती है। तो चलिए जानते हैं एवियन क्या होता है। जब भी हमारे जोड़ों में या हिप जॉइंट में मान लीजिए कभी भी ब्लड की कोई भी सप्लाई होना कम हो रही है जोड़ में, या ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ एवियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो किस स्टेज में हो जाएगा वो आपके स्टेजेस वाइज बटे रहते हैं, जो आपको एक्सरे एमआरआई में देखने को मिलते हैं। इससे पहले मैं वीडियो को आगे ले जाऊं, अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी इसी तरह आप मेरी वीडियो देखते रहें, मैं आपके लिए नई नई वीडियो इस तरह लाती रहूँगी। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसमें क्या होता है आगे। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे जो हड्डियाँ होती हैं उसमें रक्त का प्रवाह अच्छे से नहीं होता है तो वहाँ पे ब्लड की कमी होने लगती है। तो जब भी रक्त का प्रवाह अच्छे से नहीं हो रहा है तो वहाँ ब्लड की कमी होने की वजह से जो बोन का जोड़ होता है या बोन होती है वो डैमेज होने लगती है, जिस वजह से हमें एवियन हो जाता है। तो जब भी एवियन, और इसके कारण क्या क्या रहते हैं, मान लीजिए आपको चोट लग गई, आपने उसको सही से नहीं देखा या उसका लापरवाही करी तो उस वजह से आपको एवियन होने के चांस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड अच्छे से प्रवाह नहीं होगा। अब इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। लक्षण क्या होते हैं कि अगर जो पेशेंट होता है उसको पेन, स्टिफनेस ये बहुत ज़्यादा रहेगी। जब भी वो आपके पास आएगा वो लगड़ा लगड़ा के चल सकता है, तो उसे इस तरीके की वीकनेस उसके पैर में रहेगी। या कोई पेशेंट ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक पैर बड़ा एक छोटा, ये भी हो सकता है। जब भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, पेन माइल्ड टू मॉडरेट भी रह सकता है, हिप जॉइंट में रह सकता है और आगे की तरफ भी आ सकता है, वो ग्रोइंग की तरफ भी आ सकता है आपको पेन। क्रॉस सेटिंग यानी कि पार्टी मारने में उसे बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी, पार्टी नहीं मार पाएगा वो, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। मेनली आप ये 30 to 60 एज में देख सकते हैं पेशेंट में। जब भी इस एज में है पेशेंट तो ये देख सकते हैं। आजकल आप देख ही रहे हैं कि रोड में किस तरीके से गाड़ी चढ़ाई जाती है, किस तरीके से क्या, तो एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं। तो ये जो एवियन है ये समस्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग जितना एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं उस तरीके से नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं ही, लेकिन नुकसान भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने हेल्थ का ध्यान जो है अच्छे से रखना पड़ता है। अब आगे जान लेते हैं कि इसमें आप इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे। आप इसमें एक्सरे एमआरआई के ज़रिए जान सकते हैं कि आपको कौन सी स्टेज का एवियन हो रहा है, क्योंकि स्टेज के हिसाब से ही आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको इसमें ऑपरेशन करवाना है या आप ये इसमें किस तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो चलिए इससे पहले हम इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे और एमआरआई किस तरीके से हमें उसमें चेंजेस दिखेंगे वो मैं स्टेज वाइज आपको बता देती हूँ। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, जनरली पेन रहेगा ग्रोइंग की तरफ, और एक्सरे में क्या होगा कि कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, लेकिन बोन स्कैन आप कराएंगे तो उसमें अपटेक जो है वो इंक्रीज़ रहेंगे, बढ़ते हुए नज़र आएंगे, और एमआरआई में ऑडिमा दिखेगी आपको। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि पेन होगा, उसके साथ स्टिफनेस भी रहेगी मसल्स में, तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा उसके जो मसल्स होंगे स्टिफ होंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो प्रॉपर नहीं हो रही है तो स्टिफनेस बढ़ती जाएगी। तो उसमें एक्सरे में क्या देखेंगे, जो सब कॉन्डल्स होते हैं उसमें सिस्ट देखने को मिलते हैं। एमआरआई में भी सेम यही चीज़ देखने को मिलेगी, और अपटेक्स जो है वो आपके बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि रोटेशन जो है रिस्ट्रिक्शन होने लग जाएगी पेशेंट की, वो रोटेशन नहीं कर पाएगा हिप का, तो इससे जो है पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत होने लगेगी। तो एक्सरे में आप क्या क्या देख सकते हैं, तो एक्सरे में भी आप अपटेक्स बढ़ते हुए दिखेंगे और सिस्ट आपको एमआरआई में दिखेगी। अब स्टेज 4 में क्या होगा कि कोलैप्स हो जाएगा आपका जो हिप बॉल होगा, जिसमें ऑर्थराइटिस चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसमें आपको एसिटाबुलम भी जो है उसमें भी ऑर्थराइटिस चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यानी कि एसिटाबुलम जो है और जो हमारे हिप बॉल है उस दोनों में ही जो है एवियन हमें दिखने लग जाएगा, यानी कि वो दोनों ही डैमेज होने की स्थिति में आ गए होते हैं। जब ये दोनों स्थिति एक समान स्थिति में आ जाते हैं तो इसके बाद जो है डॉक्टर को निर्णय लेना ही होता है कि इसमें हमें क्या कराना है। तो चलिए अब आगे हम जानते हैं ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले तो सर्जरी ही जो है डॉक्टर इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज।
अगर एज आपकी यंग है या ओल्ड है उस हिसाब से वो कंफर्म करेंगे कि आपकी कौन सी वाली सर्जरी होगी, क्योंकि इसमें एक तो कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी है और एक है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो कोर डिप्रेशन जो सर्जरी है उसमें क्या है कि वो यंग लोगों में हम कर सकते हैं, और जो हमारे हिप रिप्लेसमेंट है वो भी हम कर सकते हैं, दोनों में ही। लेकिन टोटल हिप रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि उसमें अगर हम लोग हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो एक तो सीमेंटेड होता है, एक अनसीमेंटेड होता है। तो अनसीमेंटेड हम यंग एज में कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को क्या है कि वो नॉर्मल कुछ टाइम में ठीक हो जाता है, और सीमेंटेड हम थोड़ा जो एज ज़्यादा हो गई है उनमें कर देते हैं, जिससे कि कुछ टाइम उन्हें परेशानी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका चलना फिरना सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बट दिक्कत थोड़ा बहुत तो है जो सामना करना पड़ता है। इस बीच में जो है हमारा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी चलता है। जब भी आप सर्जरी ले लेते हैं या पहले भी उसके हम थोड़ा बहुत आपका जो है फिजियोथेरेपी कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए करने के लिए। लेकिन अब ज़्यादा स्टेज का हो जाता है तो फिजियोथेरेपी भी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। तो आफ्टर ऑपरेशन हम लोग पेशेंट की हल्की हल्की मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से उन्हें एक्सरसाइज और उनका हल्का हल्का मूवमेंट्स करवाते हैं, जिससे कि नॉर्मल लाइफ में वो आ पाएँ। तो ये चीज़ें जो है हम करवाते हैं। अब इसमें क्या क्या एक्सरसाइज है या नहीं है वो मैं आपको आगे बता दूंगी, अगर जो एक्सरसाइज हम आगे करवाते होंगे। और पेन रिलीफ के लिए हम नॉर्मल मशीन उन्हें लगाते हैं, अगर उनकी स्टेजेस के हिसाब से या उनकी सर्जरी नहीं हुई है और उस समय पे अगर वो हमारे पास आ रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि उनका पेन कम हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि एवियन में तो दिक्कत रहती है, जिस वजह से वो धीरे धीरे बढ़ता ही है अगर हमने सही टाइम पे उसका वो ना किया ट्रीटमेंट। तो गाइस इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिएगा एवियन को। जब भी आपका ये डायग्नोस हो जाता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और स्टेजेस के बारे में जानिए और इसका अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए। अगर इसका जो भी ट्रीटमेंट होता है, अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी बोन्स में ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब भी हम लोग असेसमेंट वगैरह करते हैं तो जो पेशेंट का पैर होता है एक छोटा बड़ा होने की वजह से उसमें वेट ज़्यादा पड़ने लगता है किसी एक पैर में, जिस वजह से वहाँ की वीकनेस और वेस्टिंग बढ़ जाती है, यानी कि एक पैर पतला एक पैर मोटा दिखने लगता है। तो ये चीज़ें भी जो है चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं एवियन में। तो एवियन जो है, अब इसमें आप सावधानियाँ क्या क्या बरतेंगे। मान लीजिए अगर ये किसी को है तो आप क्या सावधानियाँ बरतेंगे। सबसे पहले तो आपको अल्कोहल, सिगरेट और स्टेरॉइड जो है अपने डॉक्टर के कंसल्ट के द्वारा कम कर लेना चाहिए। और अल्कोहल और सिगरेट तो बिल्कुल आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा इसके आदी होते हैं उनको ये होने की संभावना बहुत होती है। और जिनका बहुत ज़्यादा वेट जो है बेयरिंग का काम होता है वो भी थोड़ा कम करें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और होने को ये चीज़ ठीक भी हो जाती है, लेकिन आप डॉक्टर के सुपरविज़न में रहें, जिससे कि आपकी चीज़ें जो हैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि जिन लोगों को ये दिक्कत हो रही है या होने वाली है वो इन्हें देख के नॉलेज ले सकें और आगे तक जो है उन्हें रहे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।